क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। कल हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, सीरीज कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ते हैं अब। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ये डिस्कस करेंगे भाई। तो बेटा इसमें पहले तो वही बात आएगी कि भाई हाउ टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ईएमएफ। एक तो डेरिवेशन है इसमें बोर्ड के लिए, फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे, हम क्वेश्चंस कर लेंगे इसके। तो पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं, डेरिवेशन करेंगे भाई इक्विवेलेंट ईएमएफ की। मान लो हमारे पास ये दो सेल्स हैं, हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दी और एक इनके साथ लगा दिया एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। इस सेल का ईएमएफ है E1, इंटरनल है R1, इसका ईएमएफ E2 और इंटरनल R2। तो अगर इस तरीके से कनेक्शन कर दिए जाए तो इसका मतलब ये पैरेलल में है, दोनों के पॉजिटिव एक जगह आ गए, दोनों के नेगेटिव एक जगह आ गए। तो ये आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ले लिया। हमारा काम है इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना। उसके लिए कुछ कंसीडरेशन करेंगे हम। जैसे मैं ये मान लेता हूं कि इस ब्रांच में जो करंट है वो है I1 और इस ब्रांच में जो करंट है वो है I2। ये दोनों मिलके इधर आएंगे, ये टोटल करंट है मान लो I। तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो होगी भाई, यूं करंट चलेगा। तो देखो बेटे, अब इसमें मैं क्या करूंगा, मैंने कहा ना इक्विवेलेंट ईएमएफ की डेरिवेशन करनी है। हमारा काम है टू फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो पहले मैं इक्वेशन लिखता हूं I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। टोटल करंट इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक। उसके बाद मेरा अगला काम होगा I1 I2 की वैल्यू निकाल के इसमें भरना और फिर मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ की वैल्यू आएगी। तो मेरा काम पहले है I1 I2 की वैल्यू निकालना। उसके लिए देखो, मैं इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा और इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देखूंगा। दोनों के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम होंगे क्योंकि दोनों के टर्मिनल यहां कनेक्टेड हैं कॉमन पॉइंट्स पर। दोनों के टर्मिनल्स कॉमन पॉइंट पर कनेक्टेड हैं। जैसे मान लो ये पॉइंट ए हो, ये पॉइंट बी हो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस E1 का होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस E2 का होगा। तो दोनों के पोटेंशियल डिफरेंसेस इक्वल होंगे। इस तरीके से देखोगे तो आप, तो मेरा काम है इनका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस यूज करके किसी तरीके से I1 I2 निकाल लूं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन लिखूं मैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरी बनेगी E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V। E1 माइनस I1 R1 इज इक्वल टू V, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मैंने लिख लिया। तो यहां से मेरे पास बनेगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस V और I1 बनेगा भाई E1 बाय R1 माइनस V बाय R1। ये तो ही मेरे पास I1 की वैल्यू, ये I1 की वैल्यू आई। ऐसे मुझे निकालनी है I2 की वैल्यू, तो उसके लिए मैं इसकी इक्वेशन का यूज करूंगा। तो मैं लिखूंगा E2 माइनस I2 R2 इज इक्वल टू V। V दोनों का सेम है। इसको यूज करके जब मैं I2 निकाल लूंगा तो I2 बनेगा E2 बाय R2 माइनस V बाय R2। तो ये मेरे पास I2 की वैल्यू आई। ये I1 I2 की वैल्यू इसमें भरूंगा मैं, सबसे पहले जो इक्वेशन लिखी थी मैंने इसके अंदर, ठीक। तो पहले डेरिवेशन है, ध्यान से करनी, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है बोर्ड्स के लिए। तो यहां E1 बाय R1 माइनस V बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस V बाय R2 इज इक्वल टू I। तो बेटा इस अगला मेरा पर्पस पता क्या है? अब अगला मेरा पर्पस है यहां से V की इक्वेशन बनाना। V की इक्वेशन बनाऊंगा मैं, इसका यूज करके V की इक्वेशन बनाऊंगा, बाकी सारी टर्म उधर ले जाऊंगा मैं। तो मैं लिख सकता था भाई माइनस V ओवर R1 माइनस V ओवर R2 इक्वल टू माइनस ऑफ E1 बाय R1 माइनस ऑफ E2 बाय R2 प्लस I। मैंने कहा ना मुझे किसी तरीके से V की इक्वेशन बनानी है, तो मैं एक तो ये माइनस साइन खत्म कर लूं उधर का, ये माइनस कॉमन ले गए, तो मैं इसको लिख लूं V1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 माइनस I। ये लिख लिया। अब V का जो भी मल्टीपल उधर ले जाऊंगा मैं, V का मल्टीपल, तो मैं लिख लूंगा V इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 डिवाइड बाय
1/R1 प्लस 1/R2 माइनस I ओवर 1/R1 प्लस 1/R2। थोड़ा ध्यान से देखते रहना बेटा। तो ये मैंने रीअरेंज करके एक बार इक्वेशन बना ली V की, अभी आंसर नहीं आया, ये तो मैंने टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बना लिया E1 E2 की टर्म में। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब मुझे निकालना है इनका इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो मैं ऐसा करता हूं, इन दोनों की जगह इनकी लगा देता हूं इक्विवेलेंट सेल और सेम रेजिस्टेंस एक्सटर्नल। मान लो इक्विवेलेंट सेल का ईएमएफ है ईपी, इंटरनल है आरपी, ये तो एक्सटर्नल आर था ही। तो जितना टोटल करंट इन दोनों ने मिलकर पास करवाया उतना ही टोटल करंट इसके कारण आना चाहिए, तो अकेले इसके कारण भी उतना ही करंट आएगा भाई। और दूसरा, जितना इनका दोनों का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी होना चाहिए, इसका भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उनके बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं इसका टर्मिनल लिखूंगा, तो इसका टर्मिनल बनेगा V इज इक्वल टू ईपी माइनस आई आर पी। ये मेरी होगी इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन होगी भाई। अब आ गया आंसर। आंसर कैसे आया देख लो आप, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर लो। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करो तो ईपी ये है, इसकी जगह क्या लिखा हुआ है, ये वैल्यू लिखी हुई है, कंपेयर करके देख लो। वो भी वी की इक्वेशन, ये भी वी की इक्वेशन, दोनों कंपेयर करूंगा तो ईपी की जगह क्या लिखा था, तो यहां से मेरे पास ईपी का आंसर आ जाएगा। ईपी इज इक्वल टू, ईपी का मतलब इक्विवेलेंट ईएमएफ इन पैरेलल, दैट इज इक्वल टू E1 by R1 प्लस E2 by R2 ओवर 1 by R1 प्लस 1 by R2। ये है अपना आंसर भाई, ये चाहिए था अपने को, रिक्वायर्ड आंसर ये था अपना, ये चाहिए था। दिस इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। क्लियर? अच्छा चलो, ये तो इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके दिखाना चाहो ना, एलसीएम एलसीएम लेके, वो भी लिख सकते हो। मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा, मैं जानबूझ के इसको एलसीएम एलसीएम लेके नहीं लिख रहा, इसी फॉर्म में लिख रहा हूं। उसका कारण है, देखो बुक्स में पता कैसे दो सेल्स का कैसे लिखा मिलेगा, जैसे ऊपर नीचे एलसीएम लोगे ना, अगर आप ऊपर नीचे एलसीएम लिखो तो ये इक्वेशन बन जाती है ईपी इज इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R2 प्लस R1, ये बन जाती है अगर आप इसको एलसीएम लेके लिखो। तो बुक्स में आमतौर पर, क्योंकि डेरिवेशन है तो हर बुक में मिलेगी आपको ये, तो इस फॉर्म में ये आंसर लिखा मिलेगा। तो बच्चे कई बार ना इस फॉर्म में याद कर लेते हैं इसको, मैं कहता हूं इस फॉर्म में याद मत करो ना, अगर याद रखना है ना ऊपर वाली फॉर्म बेटर है। कारण यह है कि अगर दो सेल्स हो तो चाहिए लिख लो, चाहिए लिख लो, बात बराबर है, दो सेल्स में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में दो से ज्यादा सेल्स हो जाएंगी ना, दो से ज्यादा, तीन हो, चार हो, तो ये तो फार्मूला आगे एक्सटेंड हो जाएगा, बट इसमें कैलकुलेशन फिर हमारी बड़ी टफ हो जाएंगी। इसमें इस फॉर्म में लिखूंगा तो मैं, तो अगर मान लो मेरे पास दो ही सेल हैं तो ये और ये बराबर है, फिर तो ठीक है, जो सा याद रह जाए आपको बेटर है। लेकिन तीन सेल्स हो जाए तो इसमें क्या करूंगा, ऊपर तो E3/R3, नीचे 1/R3 ऐड कर दूंगा, चार हो जाएंगे तो चौथी के लिए यही डाटा इस फॉर्म में ऐड कर दूंगा। लेकिन अगर तीन या चार इसमें हो जाएंगी तो फिर कैलकुलेशन काफी बड़ी दिखेंगी आपको। तो बेटर है कि फार्मूला याद रखो तो ये ऊपर वाला याद रख लो पैरेलल का, ये एलसीएम मत लो इसमें। चलो ये तो है इक्विवेलेंट ईएमएफ। अब बात करता हूं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आरपी की जगह क्या लिखा हुआ है इसने, देख लो एक बार आरपी की जगह, इसको थोड़ा सोल्व करके लिखोगे ना, यहां से सोल्व करके लिखोगे इसको यहां से सोल्व करके लिखोगे तो आरपी बनेगा, मतलब 1/RP बनेगा, 1/RP 1/R1 प्लस 1/R2, और आरपी बनेगा भाई R1 इंटू R2 ओवर R1 प्लस R2। कंपेयर करके देख लो 1/RP की वैल्यू, उसको 1/RP की फॉर्म में लिख के देख लो, तो ये 1/RP की जगह लिखा हुआ है इसने ये, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी आ जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ जाएगा। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, ध्यान रखना टोटल रेजिस्टेंस नहीं है, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये इक्विवेलेंट ईएमएफ है। तो ये डेरिवेशंस आपकी इस तरीके से की जा सकती हैं। अच्छा, इसको डिराइव करने के दो तरीके हैं वैसे तो, एक तो जैसे मैंने ये किया, इस मेथड से किया, इसका एक मेथड और है किरचॉफ्स लॉ के बेस पर। अभी हमने किरचॉफ्स लॉ पढ़े नहीं, इसलिए मैंने किरचॉफ्स लॉ वाला मेथड नहीं यूज करा, वरना यही डेरिवेशन किरचॉफ्स लॉ से भी हो सकती है। किरचॉफ्स लॉ के बाद भी ये आर्टिकल दोबारा सोल्व किया जा सकता है इसी तरीके से, यही आंसर आएंगे, बट थोड़ा मेथड चेंज हो जाएगा। तो कुछ बुक्स में ना कई बार ये डेरिवेशन किरचॉफ्स लॉ से की होती हैं, तो वो जो पढ़ेंगे तो उससे करके देख लेना, सेम आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास दो सेल्स है, ये पहले मैं ठीक कनेक्टेड सेल की ही बात कर रहा हूं, इसमें भी रोंगली कनेक्टेड का केस बनेगा। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो इसका जो ईएमएफ है 3 वोल्ट है, इंटरनल 1 ओम है,
इसका 4 वोल्ट है, इंटरनल 0.5 ओम है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 10 ओम। ये दे रखा है इसने। सर आ गया समझ में? ओके, क्लियर है? हाँ जी हर्ष कुमार, क्लियर है? ठीक है। अब ये देखो, ये दो क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारे से। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द कॉम्बिनेशन, what is the equivalent EMF of the combination, and what is the current in the external resistance? What is the equivalent EMF and current in the external resistance? तो बेटा देखो, करंट निकालने के लिए पहले क्या करोगे? इक्विवेलेंट EMF निकालोगे। इक्विवेलेंट EMF ये 10 ओम, यहां मैं इक्विवेलेंट EMF लिख दूं, ये इक्विवेलेंट इंटरनल लिख दूं, और फिर करंट इससे निकाला जा सकता है, इसे करंट निकाला जा सकता है। हमारे को इसमें करंट भी बताना है और इक्विवेलेंट ईएम भी बताना है। तो इक्विवेलेंट ईएम निकाल लेता हूं भाई मैं पहले तो। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 ओवर 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, इसका यूज करूंगा मैं। इसको E1 बोल देता हूं, इसको E2 बोल देता हूं, बाकी आपकी मर्जी है जिसको E1 E2 बोलना चाहिए आप। तो 3 बाय 1 प्लस 4 ओवर 0.5 डिवाइड बाय 1 बाय 1 प्लस 1 ओवर 0.5। ठीक है बेटा, आ गया आंसर? क्या बात है। ये होगा 3 प्लस 8 डिवाइड बाय 3, तो 11 बाय 3 वोल्ट। ये आंसर आया। कितना आया भाई इसका? मैंने गलत कर दिया क्या? 3 प्लस 8.58, 8 ओवर 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, तो ये नहीं आया आंसर। 11 बाय 3, 11 बाय 3 आया भाई। तो 11 बाय 3 आया। फिर R इक्वलेंट 1 इंटू 0.5 ओवर 1 प्लस 0.5, तो कितना होगा भाई? 0.5 ओवर 1.5, तो 1 बाय 3 ओम। फिर पूछे ना करंट, तो करंट क्या आएगा भाई? इक्विवेलेंट ईएमएफ ओवर R इक्विवेलेंट प्लस कैपिटल R, मतलब कैपिटल R से मेरा मतलब एक्सटर्नल, तो 11 बाय 3 ओवर 1 बाय 3 प्लस 10। इसमें देखो तो I इज इक्वल टू, ये कितना बना भाई? 11 बाय 3 ओवर 31 बाय 3, तो I आया 11 बाय 31 एम्पियर। मेरे ख्याल से ये बना भाई। तो इस तरीके से इसमें करंट बता सकते थे। अच्छा एक और पूछ ले तो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या बना? इसका पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा जा सकता है इसमें। तो पोटेंशियल डिफरेंस I कितना है इसमें? 11 बाय 31 इंटू 10, तो ये कितना हो गया भाई? 110 बाय 31 वोल्ट। तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो V इंटू आई कर दो, V इज इक्वल टू आई आर कर दो, मतलब I की वैल्यू आ गई और R की वैल्यू 10 है इसकी। ये देखो, ये देखो एक बार, ये देखो बेटा एक बार। मान लो ये 5 वोल्ट 1 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम, 6 ओम, ये है। क्लियर हो गया? चलो अब क्वेश्चन देखो, ये कहता है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बताओ। व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना मुझे भाई। देखो तो ये जो सर्किट है ना, इसको पता क्या करो, वही सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, इससे पहले वाला क्वेश्चन के बराबर ही हो, कोई नई चीज नहीं है। इसको आप यूं बना लो एक बार, इस रेजिस्टेंस को साइड में दिखा लो, यूं दिखा लो, ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बन गया भाई। ये 6 ओम, 5 वोल्ट 1 ओम, 3 वोल्ट 1 ओम। इसका पोटेंशियल डिफरेंस पूछा तो इसका V इज इक्वल टू आई इंटू 6 आएगा, I इंटू 6। तो I निकालने के लिए पहले इसका इक्विवेलेंट EMF निकालूंगा मैं, इक्विवेलेंट EMF। तो इक्विवेलेंट EMF निकालूंगा तो सर्किट यूं बन जाएगा फिर इक्विवेलेंट की टर्म में, ये यूं काम करेगा।
6 ओम, ई इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट, और यूं करंट निकालना फिर मुझे इसमें से, करंट से मेरा पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो देखो फिर ई इक्विवेलेंट कितना बना भाई, ई इक्विवेलेंट, क्वेश्चन को लाइटली मत लेना, आसान दिखेंगे लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन में गलती करोगे, बताऊंगा मैं क्या गलती हो सकती है। 5/1 प्लस 3/1, 1/1 प्लस 1/1, तो कितना हुआ भाई ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट, ई इक्विवेलेंट 4 वोल्ट बना, 4 वोल्ट ही बना होगा भाई। और आर इंटरनल इक्विवेलेंट 1/1/1 प्लस 1, तो ये बना 1/2 मतलब 0.5 ओम। क्या गलती करके कुछ, ये रॉन्गली कनेक्टेड तो नहीं है, कहां है रॉन्गली कनेक्टेड, कहां कहां मैंने रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक तो है। तो आई 4 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 6, तो 4/6.5 मतलब 40/65, 8/13 एम्पियर, 8/13 एम्पियर, 8/13, तो 8/13, तो मैंने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस यहां का V, तो V क्या होया 8/13 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो V बना 48/13 वोल्ट, 48/13 वोल्ट, ये आंसर आया इसका। देखो बेटा, अब मैं रोंगली कनेक्टेड का ले रहा हूं एग्जांपल, रोंगली कनेक्टेड का। रोंगली कनेक्टेड में एक पॉइंट सुनना मेरा थोड़ा ध्यान से, काम का पॉइंट है जो बच्चे कॉमनली गलत करते हैं। ये जो सेल्स है ये रोंगली कनेक्टेड होगी, ये सेल्स रोंगली कनेक्टेड होगी, पैरेलल में तो है बट ये रोंगली कनेक्टेड है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा भाई। मान लो इसका पोटेंशियल है 3 वोल्ट, ईएमएफ मतलब इंटरनल है 1, इंटरनल है 1 ओम, इसका पोटेंशियल है 4 वोल्ट, ईएमएफ मतलब, और इंटरनल है 2 ओम। ये कोई एक्सटर्नल है, ये कहता है फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल। दो बातें इसमें, ये कह रहा है फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल, एक्सटर्नल में डायरेक्शन ऑफ करंट बतानी है और इक्विवेलेंट ईएम बताना है। बेटा देखो इसमें अगर ये ठीक कनेक्टेड होती ना, तो ठीक कनेक्टेड होती तो दोनों के पॉजिटिव एक जगह थे, दोनों के नेगेटिव एक जगह थे। अब ये इसका पॉजिटिव आ गया, यहां इसका नेगेटिव आ गया, तो ये रॉन्गली कनेक्टेड है। तो इक्विवेलेंट ईएफ निकालना, पहले तो मैं इक्विवेलेंट ईएफ की बात कर लूं, आंसर क्या आएगा। तो ये था मेरे पास E1 R1 प्लस E2 R2, अभी लिखना मत एक बार इसको, मैं इसमें थोड़ा चेंज करूंगा। ये था मेरे पास फार्मूला, लेकिन अब की बार ये फार्मूला यूज नहीं होगा। इसमें क्या होगा, इनमें से कोई एक नेगेटिव होगा। अब ये ऊपर वालों में से, ऊपर वालों में से कोई एक वैल्यू, या तो ये वैल्यू नेगेटिव होगी या ये वैल्यू नेगेटिव होगी, कोई एक वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। नीचे कोई फर्क नहीं, नीचे तो पॉजिटिव रहेगा, कोई रेजिस्टेंस तो ऐड ही होने हुए जो जिस तरीके से भी ऐड होंगे वो, लेकिन यहां एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव लूं या ये पॉजिटिव लूं, वो किस पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा ऊपर वाले में से एक पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, ऊपर जो सम दिख रहा है। आप क्या करो, नेगेटिव उसको लो, नेगेटिव उसको लो जैसे E1/R1 और E2/R2 की वैल्यू कंपेयर करो, E1/R1 और E2/R2 की वैल्यू कंपेयर करो। इनमें से ये पूरी रेशो कंपेयर करनी, पूरी रेशो, E1 E2 नहीं, अकेला E1 E2 नहीं, अकेला E1 E2 नहीं, E1/R1 और E2/R2 ये रेशो कंपेयर करनी है। अगर ये रेशो कम है तो इसको नेगेटिव ले लो, अगर ये रेशो कम है तो इसको नेगेटिव ले लो, जौन सी भी रेशो कम हो उसी को नेगेटिव ले लो। E1 E2 नहीं, E1 E2 नहीं, E1/R1 और E2/R2 की रेशो में से देखना है कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है, उसके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड होंगे। तो भाई देखो मेरे हिसाब से तो ये होगा 3/1, ये होगा 4/2, तो ये ज्यादा हो गया, तो ये वाली तो वैल्यू पॉजिटिव और इसकी वैल्यू नेगेटिव। ये 3/1, ये 4/2, तो ये वाली वैल्यू इसकी रेशो ज्यादा आएगी, तो ये पॉजिटिव और ये वैल्यू नेगेटिव। तो मेरा यहां से इक्विवेलेंट ईएमएफ बनेगा 3/1 माइनस 4/2 ओवर 1/1 प्लस 1/2, यूं बनेगा इसका। हाँ, तो इसके हिसाब से मेरे पास आंसर क्या बना 3 - 2 और ये बन गया 1.5। तो भाई ई इक्विवेलेंट 1/1.5, तो 10/15, 2/3 वोल्ट, ये आंसर आ गया भाई। और आर इक्विवेलेंट उसी तरीके से, आर इक्विवेलेंट में कोई चक्कर नहीं, तो आर इक्विवेलेंट तो भाई 1
इंटू 2/1 + 2। तो ये भी 2/3 ही आ गया, लेकिन ये ओम है भाई, 2/3 ओम। लेकिन इसमें एक बात और पूछी ना मैंने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एक्सटर्नल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द एक्सटर्नल। तो बेटा इसकी जो वो डिसाइड होगा इसकी इक्विवेलेंट सेल के हिसाब से, डायरेक्शन ऑफ करंट इसकी इक्विवेलेंट सेल के हिसाब से। तो इसकी इक्विवेलेंट सेल कैसे बनाओगे, इसकी इक्विवेलेंट सेल यूं बनेगी, ये यूं बनेगी। अब यूं से मेरा मतलब क्या, देखो जब इक्विवेलेंट सेल बनाओगे ना तो डायरेक्शन ऑफ करंट तो कैसे पता चलेगी हमारे को, डायरेक्शन ऑफ करंट इक्विवेलेंट सेल के पॉजिटिव नेगेटिव को बनाओगे तो पता चलेगी हमें। डायरेक्शन ऑफ करंट इक्विवेलेंट सेल के पॉजिटिव नेगेटिव से आइडिया आएगा भाई किधर करंट जाएगा। तो इक्विवेलेंट सेल का पॉजिटिव यूं बनाऊं या यूं बनाऊं, सर्किट में दो पॉसिबिलिटी हैं, एक सेल का पॉजिटिव इधर है, एक का इधर है, तो यूं बनेगा या यूं बनेगा, वो हमें सोचना पड़ेगा कि सेल यूं बनेगी या उल्टी बनेगी। अब मेरा आंसर है ये क्यों है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ना वो इसके जो जिसकी रेशो बड़ी थी ना, जिसकी रेशो बड़ी थी वो डिसाइड करेगी पॉजिटिव नेगेटिव किधर बनाने हैं। E1/R1 और E2/R2 में जिसकी रेशो बड़ी थी उसके पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से इक्विवेलेंट के पॉजिटिव नेगेटिव बना दो, जिसके लिए E1/R1 और E2/R2 की रेशो जिसकी भी बड़ी थी। तो इसमें इसकी बड़ी थी तो इसका जिधर पॉजिटिव है, इसका जिधर पॉजिटिव है, इक्विवेलेंट का पॉजिटिव इधर ही बनेगा। अगर इक्विवेलेंट का पॉजिटिव इधर बन गया तो ये डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी ए से बी, डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम ए टू बी। तो ये डायरेक्शन ये पॉजिटिव नेगेटिव देखने किसके, क्योंकि इसमें तो एक इसका उल्टा इधर है, इसका इधर है, तो इक्विवेलेंट का पॉजिटिव नेगेटिव ये रेशो डिसाइड करेगी, जिसकी भी रेशो बड़ी है इनमें तो वही पॉजिटिव नेगेटिव बना दो उठाकर। बिल्कुल सही। चलो तो ये होगा भाई रॉन्गली कनेक्टेड सेल का एक एग्जांपल, और भी एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। एक मिनट भाई, एक मिनट। बेटा इसका ईएमएफ है 3 वोल्ट 1 ओम, इसका है 4 वोल्ट 2 ओम। ये सर्किट दे दिया इसने, ये कह रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ बताएंगे आप, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या बनेगा, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। इसका आंसर आएगा 7 वोल्ट, इसका आंसर 7 वोल्ट आएगा। बिल्कुल सही। दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये सेल्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। दिस इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन। इनमें तो देखो अगर एक्सटर्नल नहीं कनेक्टेड है तो ये कॉम्बिनेशन तो यूं बना, सेम करंट जाएगा दोनों में से, तो ये तो पाथ ही यूं बन गया, तो दिस इज द सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन बेटे केशव, दिस इज नॉट पैरेलल कॉम्बिनेशन। दोनों में सेम करंट यहीं घूमेगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन वाला केस है तो। और दो सेल सीरीज में कनेक्टेड हो तो ईएमएफ E1 + E2 हो जाता है। दीज सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो दोनों का ईएमएफ E1 + E2 हो जाएगा, पैरेलल में नहीं है ये। हाँ देखो सुनो, ये तो सीरीज में है, ये सीरीज में है। अब जैसे ये दिखा रखे सीरीज कॉम्बिनेशन है, अगर मैं इसको यूं दिखा देता, यहां कोई रेजिस्टेंस लगा देता, फिर तुम्हारा आंसर आता पैरेलल का, फिर तो ये पैरेलल में होती, फिर ये पैरेलल में कहलाती रॉन्गली कनेक्टेड, फिर ये पैरेलल में रॉन्गली कनेक्टेड वाला केस बनता। यहां कनेक्ट कर देता, जैसे मैंने ये रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड रॉन्गली कनेक्टेड, लेकिन ये है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर ये है तो इतना दिखा रखा था आपको, तो उसके हिसाब से आपका आंसर आना था। 3 घंटे में प्रेजेंस ऑफ माइंड कितनी रही अपनी, 2 साल क्या पढ़ा उसके साथ साथ वो 3 घंटे बड़े इंपॉर्टेंट है। तो टाइम पर आपको याद आना चाहिए, हाँ ये तो यूं था। तीन सेल कर लेता हूं बेटा, 3 सेल कर लेता हूं। डाटा ले लेता हूं, 5 वोल्ट 1 ओम, 2 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 0.5 ओम। व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो ये इसने दिखाया सर्किट और इसने पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ।
तो देखो बेटा मैं करता हूं, तो ये 3 सेल हो गई, बीच वाली रॉन्गली कनेक्टेड है, इसकी रेशो भी कम है, इसकी रेशो ज्यादा है, इसकी रेशो ज्यादा, तो ये दोनों तो मैं लूंगा पॉजिटिव, ये दोनों तो ले लूंगा पॉजिटिव, इसको ले लूंगा मैं नेगेटिव। तो यहां से मैं निकालू इसको सोल्व करके, तो इक्विवेलेंट ईएमएफ 5/1 माइनस का 2/1 प्लस का 4/0.5 डिवाइड बाय 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/0.5। कर लो इसको सोल्व, इसका आंसर निकाल लो, इक्विवेलेंट ईएमएफ आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो इंटरनल, तो वो भी निकल जाएगा। तो इसमें ये 2 सेल तो पॉजिटिव काम करेंगे, ये नेगेटिव का काम करेंगे बेटा, उसके अकॉर्डिंग आंसर बताया जा सकता है। कर लो उसको, देख लो क्या आंसर बनता फाइनल, देख लो। तो ये मेरे ख्याल से तो बना ई इक्विवेलेंट 5 - 2 + 8 ओवर 1 + 1 + 2, तो ई इक्विवेलेंट 13 - 2 11 बटे में 4 वोल्ट। ये आंसर बना। बेटा ये कॉम्बिनेशन है, ये है 3 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 1 ओम और 3 वोल्ट 0.5 ओम। 3 वोल्ट 0.5, वो तो जीरो ही कर देगी इसलिए। चलो देखते हैं क्या आता है। ये है भाई अपना। चलो अब ये पूछता है व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट ईएमएफ, तो पहले तो इनका निकालो बेटा, इनका निकालो इक्विवेलेंट ईएमएफ। इसमें देखो इसकी रेशो ज्यादा है, इसकी रेशो कम है, तो इसको ले लो पॉजिटिव, इसको ले लो नेगेटिव। तो पहले इनका निकाल लेता हूं मैं, इनका उसको ईपी बोल देता हूं एक बार। तो 3/0.5 माइनस का 4/1 डिवाइड बाय 1/0.5 प्लस 1/1, तो ये बन गया 6 - 4 ओवर 2 3, तो 2/3 वोल्ट, 2/3 वोल्ट। अब ये 2/3 लेकिन ध्यान रखना है, 2/3 के पॉजिटिव नेगेटिव का ध्यान रखना है। 2/3 के पॉजिटिव नेगेटिव ये डिसाइड करेगा, ये सेल डिसाइड करेगा, क्योंकि इसकी रेशो ज्यादा थी। तो इसकी रेशो ज्यादा थी तो सर्किट यूं बनेगा, यूं सर्किट बनेगा 3 वोल्ट और ये 2/3 वोल्ट। मुझे रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, तो मैंने ये पूछा है। तो अब ये दोनों आपकी रॉन्गली कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन, रॉन्गली कनेक्टेड सीरीज कॉम्बिनेशन, तो नेट ईएमएफ 3 - 2/3, तो 7/3 वोल्ट आंसर आएगा। ये आंसर आएगा। पैरेलल में आइडेंटिकल सेल्स की एक रिजल्ट की बात कर लेता हूं भाई, वो देखो एक बार। देखो बेटे, मान लो ये दोनों सेल्स आइडेंटिकल है, ER1 मतलब ER और ER, तो दोनों सेल्स आइडेंटिकल मान ली मैंने अब की बार। अब दोनों सेल आइडेंटिकल माने तो ई इक्विवेलेंट निकालो, ई इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट। तो ई इक्विवेलेंट E/R प्लस E/R ओवर 1/R प्लस 1/R, तो सोल्व करके देखो ई आएगा, ई आएगा। अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो ना, अगर आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक कनेक्टेड हो, तो इक्विवेलेंट ईएम किसी एक सेल के बराबर आएगा, इक्विवेलेंट ईएम किसी एक सेल के बराबर आएगा। मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, देखो 2 का एग्जांपल ई आया। तो ऐसे ही अगर n सेल्स हो, मुझे जो बताना वो ये पॉइंट बताना है, अगर आइडेंटिकल सेल्स n हैं और वो पैरेलल में कनेक्टेड हैं, n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, n आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो नेट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर आएगा, नेट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर आएगा। ये सबका ईएमएफ देखो आइडेंटिकल में ई और आर दोनों सेम होने चाहिए बेटा, ई और आर सेम होने चाहिए, केवल ई से काम नहीं चलेगा, ई और आर दोनों सेम होने चाहिए। तो अगर n आइडेंटिकल सेल्स हों, पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो नेट ईएमएफ या इक्विवेलेंट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर होगा। हां, इंटरनल तो वही 1/R से होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल वो तो R/N बढ़ जाएगा, उसका तो कोई चक्कर नहीं, वो तो सीधा रेजिस्टेंस वाला फॉर्मूला उसमें तो। बट ईएमएफ वाली बात ध्यान देनी है कि नेट ईएमएफ ई के बराबर आएगा, वो मैंने 2 के लिए प्रूव किया, ऐसे बाकियों के लिए प्रूव कर सकते हो आप, तो कितनी सेल ले लो। और अगर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालोगे तो R/N प्लस एक्सटर्नल हो जाएगा,
आर बाई एन प्लस एक्सटर्नल। अगर करंट पूछ ले कि करंट कितना आएगा, करंट पूछ ले तो भाई करंट हो जाएगा ई ओवर आर बाई एन प्लस आर, ये करंट हो जाएगा। तो आइडेंटिकल सेल्स का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जैसे सीरीज में था वैसे ही पैरेलल में। अच्छा, इसमें भी एक चीज पूछ सकता है, अगर आपको ये कहे कि भी आइडेंटिकल सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं एंड वी वांट टू हैव मैक्सिमम करंट, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट पूछ सकता है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट। तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट ये है कि इंटरनल जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल। ये लिख लो, टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन, टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम पैरेलल कॉम्बिनेशन नेट इंटरनल शुड बी ग्रेटर देन एक्सटर्नल। याद करो कल सीरीज में बताया था मैंने कंडीशन, सीरीज में क्या कंडीशन थी, एक्सटर्नल ज्यादा होना चाहिए बोला था मैंने, याद हो तो। पैरेलल में क्या कंडीशन है, इंटरनल ज्यादा होना चाहिए, काफी ज्यादा एक्सटर्नल से, अगर हम मैक्सिमम करंट लेना चाहते हैं इस कॉम्बिनेशन से। तो ये कंडीशन भी ध्यान रखनी है आप लोगों ने, ठीक। तो ये तो जिस तरह बोर्ड लेवल पर पूछी जाती है, डायरेक्ट चीजें पूछी जाती हैं, डायरेक्ट रिजल्ट पूछे जाते हैं इस केस में। तो मैंने इसलिए लास्ट में ये बताया आप लोगों को इसका कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। टोटल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के साइज पर ईएमएफ डिपेंड नहीं करता। तो यहां एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है, सुनो। आपसे ये पूछ लेगा कि भाई पैरेलल में जब आपने सेल लगाई, तो पैरेलल में सेल लगाई तो सेल का आइडेंटिकल सेल की बात हो रही है, तो नेट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर क्यों आया, नेट ईएमएफ किसी एक सेल के बराबर क्यों आया जब पैरेलल में सेल लगाई। तो उसका रीजन क्या दोगे आप, उसका रीजन ये बनेगा, आप ये कहोगे कि भाई जब पैरेलल में सेल लगाई तो इसका मतलब क्या हुआ कि सबके पॉजिटिव एक जगह जोड़ दिए। पैरेलल में सेल लगाने का मीनिंग क्या निकला, पैरेलल में सेल लगाने का मीनिंग ये निकला कि सबके पॉजिटिव टर्मिनल तो आगे एक जगह, सबके पॉजिटिव टर्मिनल तो आगे एक जगह, सारे पॉजिटिव एक जगह जोड़ दिए, सारे नेगेटिव एक जगह जोड़ दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भी पैरेलल में लगाने का मतलब होगा सारे पॉजिटिव की जगह आने का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ गया, सारे नेगेटिव की जगह आने का मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ गया। तो पैरेलल में बेसिकली किया क्या आपने, इलेक्ट्रोड को बढ़ा दिया, इलेक्ट्रोड का सारे पॉजिटिव की जगह आ गए तो नेट पॉजिटिव का इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ गया, नेगेटिव का साइज भी बढ़ गया। और इलेक्ट्रोड का साइज बढ़ने से ईएमएफ पे तो फर्क पड़ता नहीं, इसलिए ईएमएफ किसी एक के बराबर आया। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब है नेट साइज ऑफ द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, नेट साइज ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रोड इंक्रीज कर गया, और कुछ नहीं हुआ इसमें। इसलिए साइज बढ़ता है तो ईएमएफ पे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए हमने कहा भी ईएमएफ किसी एक के बराबर रह गया। हाँ बिल्कुल, तो ये इसका रीजन दिया जा सकता है। वैसे एक कॉम्बिनेशन और है, उसको बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग और लिख लो एक बार, मिक्स्ड ग्रुपिंग, उसका रिजल्ट और लिख लो, उसके तो रिजल्ट ही लिखने होते हैं सीधे सीधे। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो मिक्स्ड ग्रुपिंग या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन का मतलब क्या भाई, वो देखो। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन तो मिक्स्ड में ये होगा बेटा कि कुछ सेल तो लगा दी हमने सीरीज में, जैसे यूं लगा दी, एक रो में कई सारी सेल सीरीज में लगा दी हमने, एक रो में कुछ सेल्स हमने सीरीज में लगा दी, और उस तरह कई रो बनानी है। फिर हमने ये हमने कई सारी रो बना दी इस तरह की। ये सेल्स आइडेंटिकल लेके चलाएंगे हम, वैसे आइडेंटिकल होने को जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लेवल के हिसाब से आइडेंटिकल देता है ये एक्सटर्नल लगा दिया हमने यहां, ये एक्सटर्नल लगा दिया भाई। देखो बेटा, मैं ये ले रहा हूं भाई सब सेल्स का ईएमएफ और इंटरनल इक्वल है, और एक लाइन में एन सेल्स हैं, एक लाइन में एन सेल हैं, और इस तरह की एम रो हैं, एम रोज हैं, ठीक है। तो ये होगी मिक्स्ड ग्रुपिंग। आपसे पूछेगा भाई इसका नेट ईएमएफ बताओ, इक्विवेलेंट ईएमएफ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, टोटल करंट इन दी सर्किट बताओ, वो सब चीजें इसमें पूछी जाएंगी। तो क्या करोगे आप, पहले एक लाइन की बात कर लो, एक लाइन की। बेटा एक लाइन का ईएमएफ एन ई हो जाएगा, एक लाइन का ईएमएफ एन ई हो जाएगा, एक लाइन का इंटरनल एन आर हो जाएगा, एक लाइन का ईएमएफ एन ई हो जाएगा, एक लाइन का इंटरनल एन आर हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में ऐड हो जाएंगे। उस तरह की लाइंस बहुत सारी बन जाएंगी, हो बहुत सारी लाइन बन जाएंगी हो।
थोड़ा सा मिटा लूंगा, जगह कम रहेगी। तो इस तरह की बहुत सारी लाइन बन जाएगी भाई, लाइन जगह तो कम ही रहेगी, इसकी मिटा दी गढ़ते और न्यू कोड दूं भाई, और क्या इलाज है। तो ये सेल्स आपकी यूं काम करेंगी भाई, और यहां ये एक्सटर्नल है, ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा बेटा। तो एन ई और एम रो है ये, इस तरह की और भी रो बनेंगी, इसमें और भी रो बनेंगी। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना बनेगा पूरे कॉम्बिनेशन का, पूरे कॉम्बिनेशन का क्या बनेगा, एन ई, यही इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बनेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, मेरे ख्याल से एन आर बाई एम हो जाएगा, एन आर बाई एम पैरेलल कॉम्बिनेशन में, क्योंकि हर एक लाइन का एन आर एन आर एन आर एन आर पैरेलल में एन आर बाई एम हो जाएगा, इक्विवेलेंट इंटरनल। बिल्कुल। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरे सर्किट का, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, ये हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। करंट क्या हो जाएगा, करंट, करंट इन द सर्किट, टोटल करंट की बात हो रही है, एन ई ओवर एन आर बाई एम प्लस आर, ये करंट हो जाएगा। तो ये करंट लिख सकते हो आप इसका। तो इस हिसाब से ये करंट आ गया। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछेगा, व्हाट इज द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग, व्हाट इज द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग। हाँ बिल्कुल, अरे नहीं बेटा ये आएगा, इसको और सोल्व करना चाहो तो यूं लिख लो, एलसीएम ले गए, एम एन ई ओवर एन आर प्लस एम आर, ये ले लो, एलसीएम लेकर सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो देखो अब ये हो गए, जैसे एक कंडीशन पूछेगा, व्हाट इज द कंडीशन टू गेट मैक्सिमम करंट फ्रॉम द मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो भाई फॉर आई टू बी मैक्सिमम, आई टू बी मैक्सिमम, इंटरनल इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एक्सटर्नल इक्विवेलेंट, या एक्सटर्नल सीधा, इंटरनल इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल बराबर होने चाहिए। जैसे इस एग्जांपल में क्या होना चाहिए, एन आर बाई एम इज इक्वल टू आर, ये कंडीशन होगी टू गेट मैक्सिमम करंट। मैक्सिमम करंट लेने के लिए ये कंडीशन बनेगी भाई, टू गेट मैक्सिमम करंट ये होना चाहिए आपका। सीरीज में मैक्सिमम करंट लेने की कंडीशन क्या थी, सीरीज में मैक्सिमम करंट लेने की कंडीशन थी कि एक्सटर्नल ग्रेटर देन इंटरनल होना चाहिए। पैरेलल में मैक्सिमम करंट लेने की कंडीशन क्या थी, इंटरनल एक्सटर्नल से ग्रेटर देन होना चाहिए। मिक्स्ड ग्रुपिंग में क्या कंडीशन है, एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल होने चाहिए, एक्सटर्नल और इंटरनल इक्वल होने चाहिए। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग के लिए आप इस तरह की चीजें डिस्कस कर सकते हैं, और ये प्रूव भी कर सकते हो आप। वैसे तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में भी क्यों होना चाहिए, इसका रीजन भी दिया जा सकता है, समझाया भी जा सकता है एलसीएम में कन्वर्ट करके इसको। लेकिन अभी तो इतना देख लो कि भाई यहाँ ये कंडीशंस आएंगी आपकी, एक्सटर्नल और इंटरनल बराबर होंगे तो मिक्स्ड ग्रुपिंग में करंट मैक्सिमम मिलेगा। तो बेटा इसके कुछ क्वेश्चंस मैं कल डिस्कस करूंगा, 2-4 क्वेश्चन और लूंगा मैं इसके ऊपर, और उसके बाद कल हम स्टार्ट करेंगे फिर किरचॉफ्स लॉ। मेन हमारा कल का काम रहेगा किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड।